नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। देखिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। देखिए, ये हमारा एससीएस डेली क्विज चैनल है, इसमें डेली क्विज होती है, बिल्कुल फ्री में, इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ये हमारा इंस्टाग्राम का पेज है, इसको जरूर फॉलो कर लीजिएगा। स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज करके अगर आप इंस्टाग्राम में सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी हुई। इसमें आप स्टोरी सेक्शन जरूर देखते रहा करिए, प्लस इसमें हाईलाइट्स आते रहते हैं और प्लस पोस्ट आती रहती है, इनको जरूर फॉलो करते रहिए। क्या हाल है साथियों, मैं विकास तोमर आपके अपने ट्रस्टवर्दी चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे आज आपके समझ लेके आ गए हैं 27 सितंबर का करंट अफेयर हिंदी इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में। यूपीएससी और स्टेट पीसी एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है हमारा आज का सेशन। हमारे पेड ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन दो नंबर्स पे आप कॉल कर सकते हैं 8564880530 9696066089 पर। और ये हमारे सोशल मीडिया के हैंडल्स हैं, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे आप ये वाले हैंडल्स सर्च करिए, फ्री में ज्वाइन करिए, सारे नोटिफिकेशन और पेड पीडीएफ की पिक्स भी फ्री में पाइए। ठीक, देखिए हमारे जो टॉपिक्स प्रीलिम्स और मेंस में आ सकते हैं वो है ये वाले आयुष्मान भारत पीएमजे कई बार पढ़ चुके हैं, फिर रिवीजन करेंगे। राष्ट्रीय गोकुल मिशन पढ़ चुके हैं, फिर रिवीजन करेंगे। सिप्स अवार्ड ये क्या है इसके बारे में देखेंगे। सैंपल जो लाए गए थे चाइना के द्वारा मून से, उनके बारे में क्या चीज़ें आई हैं सामने, उनके बारे में देखेंगे। और जो है सेंटर ने रिमूव कर दी हैं कि जो खर्चे कर रही थी, मंत्रालय कर रहे थे, उन पर से जो है अब खर्चों पर से जो लिमिट थी वो हटा दी गई, तो अब मिनिस्ट्री अब खर्चे वर्चे कर सकेंगे। ठीक, जो आज का 27 सितंबर को जो महत्वपूर्ण दिवस होता है वो होता है विश्व पर्यटन दिवस, वर्ल्ड टूरिज्म डे। अब देखो, किसी आपके दोस्त सगे संबंधी किसी का बर्थडे अगर है जैसे 27 सितंबर को, जैसे मेरे एक दोस्त का है, तो मैं ये सोचूंगा कि अच्छा वो तो भैया बहुत टूरिज्म करता है, बहुत घूमने जाता है, तो ऐसे याद कर लो तो आपको याद रहेगा। ये ऐसी छोटी छोटी ट्रिक्स होती हैं जो आपकी मदद करती हैं एग्जाम में याद रखने के लिए। आयुष्मान भारत पीएम जय। ठीक, अब देखिए आयुष्मान भारत के दो कंपोनेंट हैं। एक बार मैंने इसको पीछे पढ़ाया था पूरा, बिल्कुल एक मैंने आप लोगों से बोला भी था ये वाला पढ़ लो, उसके अलावा आयुष्मान भारत का कभी भी आप भूलोगे नहीं। ठीक, तो अब वर्ल्ड की लार्जेस्ट हेल्थ केयर स्कीम है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। अब इसके 3 साल कंप्लीट हो गए हैं और आयुष्मान भारत का जो सेकंड कंपोनेंट है वो है पीएमजे। ठीक, पहला कंपोनेंट क्या है बताइए, अगर आप लोगों ने पढ़ा है तो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सेकंड कंपोनेंट है और ये लॉन्च हुआ था 23 सितंबर 2018 को, रांची से लॉन्च किया गया था झारखंड के, और मोदी जी ने इसको लॉन्च किया था, हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने। और इसकी जो नोडल एजेंसी होती है वो नेशनल हेल्थ एजेंसी होती है। ठीक, और इसको जो है नेशन वाइड रोल आउट किया गया था, कार्यान्वित करती है पीएमजे स्कीम को। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम भी है, कहीं कहीं पे सेंट्रली सेक्टर कंपोनेंट भी है इसमें, मतलब कि कहीं कहीं पे स्टेट के साथ में रिसोर्सेज जो उनका जो है साझा भी किया जाता है, कहीं कहीं पे सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट खुद ही जो है सारे रिसोर्सेज प्रोवाइड करती है। ठीक, और जो की फीचर्स अगर मुख्य विशेषताएं देखें पीएमजे की, तो ये दुनिया की लार्जेस्ट स्वास्थ्य संबंधी बीमा या फिर आश्वासन स्कीम है, फुली फाइनेंस्ड है गवर्नमेंट के द्वारा। इसमें कैशलेस, कोई भी जो है जो भी पीड़ित है, जो भी पेशेंट है, उसको कोई भी पैसा ले आने की जरूरत नहीं है। कैशलेस एक्सेस मिलता है हेल्थ केयर सर्विसेज का। हॉस्पिटल में जाके आप जाइए और वहां जाके इलाज कराइए, और कौन से हॉस्पिटल में, जो सेकेंडरी या फिर टर्शरी वाले, और फिर आपको जो है कैशलेस वहां पे सारा कुछ 5 लाख रुपए तक का जो है आपका इलाज का पैसा सरकार की तरफ से कैशलेस दिया जाएगा। ठीक, इसमें करीबन जो है आपका ये बहुत ज़्यादा जरूरी है क्योंकि आउट ऑफ पॉकेट जो एक्सपेंडिचर होता है उसकी वजह से हर साल भारत में 6 करोड़ लोग कम से कम जो है पॉवर्टी में फिर से पुअर हो जाते हैं। ठीक, तो ये इसलिए जो है इस तरीके के जो व्यय होते हैं कैटास्ट्रॉफिक खतरनाक वाले, उनको जो है कम करने की जरूरत है। ठीक, तो 5 लाख रुपए पर फैमिली इसमें दिया जाता है सेकेंडरी और टर्शरी केयर हॉस्पिटलाइजेशन के लिए, माध्यमिक और तृतीयक देखभाल अस्पताल में भर्ती के लिए। और इसमें जो है जो भी इम्पैनल्ड हॉस्पिटल है, मतलब जो भी पीएमजे स्कीम के अंदर एक लिस्ट बनी होगी, उस लिस्ट में जो नाम दिए गए हैं, जो भी हॉस्पिटल खुद से आना चाहता है, चाहे वो प्राइवेट हो या पब्लिक हो। ये भी एक चीज़ है, कई लोग पूछ रहे थे सर इसमें क्या प्राइवेट वाले नहीं आ सकते हैं या पब्लिक वाले नहीं आ सकते, दोनों आ सकते हैं, जो भी इम्पैनल्ड हो इसमें। ठीक, तो ये वाली चीज़ है। और इसमें 10.1
4 करोड़ पुअर और जो गरीब और जो वल्नरेबल एंटाइटल फैमिलीज हैं उनको सबको जो है पात्र बनाया गया है। इसमें 3 दिन पहले का हॉस्पिटलाइजेशन में एडमिट होने से 3 दिन पहले का और 15 दिन हॉस्पिटलाइजेशन होने के बाद तक के सारे जितने भी खर्चे होते हैं, चाहे वो निदान के हो, डायग्नोस्टिक के हो, दवाइयों के, सब कुछ जोड़े जाते हैं। 5 लाख रुपए तक का सब दिया जाएगा। इसमें कोई भी जो पात्रता है उसमें कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। फैमिली के साइज के ऊपर वैसे तो जोड़ा जाता है, नॉर्मली 5 लोग हो सकता है, कहीं पे 10 लोग हो, कहीं पे 3 ही लोग हो, कहीं पे 4 लोग हो, जितने भी हैं। तो वो गरीब हैं और अगर वल्नरेबल है तो उनको जोड़ा जाएगा। फैमिली साइज डिफरेंट मैटर नहीं करता है, एज मैटर नहीं करती है, जेंडर मैटर नहीं करता है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, सभी लोग इसमें आ सकते हैं। ठीक, बस पुअर होने चाहिए और आपका जो है वल्नरेबल होना चाहिए। ऑल प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन जो होती है वो भी कवर्ड है। मान लीजिए किसी को डायबिटीज है और उसको किसी दिल का दौरा पड़ गया, तो प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन क्या हुई, डायबिटीज हुई, तो उसको भी पहले दिन से कवर किया जाएगा। 3 दिन ये पहले बता दिया मैंने। और आपका ये स्कीम जो है पूरे भारत में, मतलब जम्मू कश्मीर का बंदा जाके जो है कन्याकुमारी में भी जाके जो है इसको करा सकता है, कहीं पे भी जाके पोर्टेबल है, पूरे भारत देश में आप जा सकते हैं। और इसमें करीबन जो है 1393 प्रोसीजर्स कवर किए जाते हैं, जिनका ट्रीटमेंट सब कुछ, मतलब ड्रग सप्लाई, डायग्नोस्टिक, निदान और फिजिशियन की फी, रूम चार्जेस, सब कुछ इसमें इंक्लूडेड होता है। ठीक, समझ में आ गया। पहला कंपोनेंट क्या है आयुष्मान भारत का, जरूर कमेंट करके बताइए। राष्ट्रीय गोकुल मिशन, जिसमें लगे आप लोगों को बताया गया है, अभी इसकी समीक्षा हुई है एक मीटिंग, इसलिए न्यूज में था। राष्ट्रीय गोकुल मिशन में मेनली क्या है कि जो भी हमारे यहाँ की जो बोवाइन जो है पशु हैं, उनके जो है इंडिजिनस पशु जो है, हमारे स्वदेशी जो पशु हैं, उनकी अनुवांशिक संरचना अच्छी बनानी है, जेनेटिक उनका अच्छा बनाना, ज्यादा मिल्क का प्रोडक्शन करना है, उत्पादकता को बढ़ाना है, उत्पादन बढ़ाना है, ये मेन चीज है। ठीक, राष्ट्रीय गोकुल मिशन की ठीक लॉन्च करी गई थी 2014 में दिसंबर में। इसमें यही है कि विकसित करो, सुरक्षा जो है प्रदान करो, संरक्षण दो जो स्वदेशी बोवाइन ब्रीड्स हैं, स्वदेशी गो जातीय नस्ल है, और उनका जो है मिल्क का प्रोडक्शन बढ़िया करो, उत्पादकता उनकी अच्छी करो, साइंटिफिक मैनर में। ठीक है ना, ये नहीं कि वो जो ऑक्सीटोसिन की जो है वो इंजेक्शन लगा लगा के जो है उसका दूध का प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं। आप देखा होगा कि अगर गाँव में अगर आप लोग रहते हैं तो वो बड़ा बड़ा से इंजेक्शन होते हैं, बेचारे गायों भैंसों को जो है लगा के फिर उनको जो है उनका दूध मतलब अनसाइंटिफिक मैनर में बढ़ाया जाता है। वैसे नहीं, साइंटिफिक मैनर में खुद से नेचुरली बढ़े। ठीक, तो सुपीरियर न्यूट्रिशन हो और जो है फार्म मैनेजमेंट करके बेहतर पोषण और कृषि प्रबंधन शामिल है। ये है पूरा राष्ट्रीय गोकुल मिशन, इसको ध्यान रखना। मोदी जी ने और जो है प्राइम मिनिस्टर मोदी और आपका ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, इन दोनों ने मिलकर इसको जो है कार्यान्वित कर रहे हैं राष्ट्रीय गोकुल मिशन को। तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंतर्गत आता है, ध्यान रखना। और ये लॉन्च किया गया था नेशनल डेवलपमेंट जो नेशनल प्रोग्राम है बोवाइन ब्रीडिंग एंड डेयरी डेवलपमेंट, इसके अंदर जब 12वां आपका 5 ईयर प्लान चल रहा था, उसके अंदर इस राष्ट्रीय गोकुल मिशन को लॉन्च किया गया था। ठीक, अब बताइए कौन सा जो है 5 ईयर प्लान चल रहा है या नहीं चल रहा है, तो क्या चल रहा है, ठीक, ये बताइएगा। और राष्ट्रीय गोकुल मिशन जो है इसको इम्प्लीमेंट कार्यान्वित कौन करता है, आपका स्टेट इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी। ठीक है, राज्य कार्यान्वयन एजेंसी करती है, या फिर इसको थ्रू आपका लाइव स्टॉक डेवलपमेंट बोर्ड, ठीक, यानी कि पशुधन विकास बोर्ड जो है इसको करते हैं। स्टेट में गौ सेवा आयोग भी है, और जिनका ये काम होता है कि वो स्पॉन्सर करते हैं जो भी प्रपोजल आते हैं SIA के पास में। ठीक, SIA के पास में, तो उनको मॉनिटर करता है इम्प्लीमेंटेशन, और ये सारी चीजें जो है आपका स्टेट गौ सेवा आयोग करता है। ठीक, तो यहाँ पे मेन चीज ये है कि स्टेट इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी जो LDBs है, लाइव स्टॉक डेवलपमेंट बोर्ड, वही काम करते हैं। लेकिन यहाँ इनके पास कौन कौन से जो है प्रपोजल जाए वो स्टेट गौ सेवा आयोग बताता है। समझ में आ गया आसान भाषा में। ऑब्जेक्टिव उद्देश्य देखिए यहाँ पे वही है भैया, विकसित करो, संरक्षण दो इंडिजिनियस ब्रीड को। ठीक, ब्रीड का इम्प्रूवमेंट करो, जो अनुवांशिक संरचना है, जेनेटिक मेकअप है, उसको इम्प्रूव करना है। मिल्क प्रोडक्शन, प्रोडक्टिविटी, उत्पादन, उत्पादकता दोनों बढ़ानी है। अब यहाँ पे जो इलीट इंडिजिनस ब्रीड्स हैं, ये ध्यान से सुनना, जो यूज यहाँ पे ये करना है इलीट, ठीक है ना, कुलीन देशी नस्ल जो है कौन कौन सी, गिर, साहिवाल, राठी, देवनी, ठीक, थरपारकर, ठीक, रेड सिंधी, इन सबको अपग्रेड करके जो नॉन डिस्क्रिप्ट कैटल है, मतलब जिनका वर्गीकरण नहीं किया गया है, गैर वर्णात्मक जो मवेशी हैं,
उनको जो है अपग्रेड करना है इन सब में, ठीक, इनके साथ में। और यहाँ पे देखो एक दिया हुआ है, प्राकृतिक सेवा के लिए रोग मुक्त उच्च अनुवांशिक योग्यता वाले सांडों की उपलब्धता सुनिश्चित करना। अरे सीधे सीधे बोल दो कि जो ऐसे जो बुल हैं जिनका मतलब अच्छी हाई जेनेटिक मेरिट है, उनको ब्रीडिंग के लिए रखना है। ये प्राकृतिक सेवा क्या मतलब है, ठीक, तो ये चीज हो गई। गोकुल ग्राम क्या होता है, ये देखो भारत जो है दुनिया का जो मवेशी है वो 14.5% भारत में है, ठीक, उसमें से 83% जो है वो इंडिजिनस है, ठीक है ना। और राष्ट्रीय गोकुल मिशन को जो है इम्प्लीमेंट तो ये स्टेट इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कर रहा है, और इसका जो काम है, फोकस है कि विकसित करना इंडिजिनस आपकी एकीकृत स्वदेशी मवेशी सेंटर बनाना। ये जो मवेशी सेंटर है इनका नाम गोकुल ग्राम है। और गोकुल ग्राम जो है वो किसी से इसको पैसा वैसा नहीं मिलता है, ये सेल्फ सस्टेनिंग एंड अपने इकोनॉमिक रिसोर्सेज खुद से बनाता है। कैसे, एक तो मिल्क को जो है सेल करके, ऑर्गेनिक मैन्योर जो गोबर और ये सारी चीजें हो गई, ठीक, उसको सेल करके आपका मैन्योर, ये बायोगैस भी बनाने में काम है, इलेक्ट्रिसिटी खुद की बनाता है बायोगैस के थ्रू, वर्मी कंपोस्टिंग हो गया, यूरिन डिस्टिलेट्स हो गया, ठीक, इन सबको काम करके गोकुल ग्राम फुल सेल्फ सस्टेनिंग है, ठीक। तो अगर वहां पे एक सेंटेंस ये दे दे कि गवर्नमेंट की तरफ से इसको बजट आवंटन किया जाता है, नहीं, ठीक, तो ये चीज है। अब शुरुआत में एक बार बनाने को दे सकते हैं, लेकिन अपना जो है संचालित करने के लिए खुद से ही अपना ये चलाता है। और ये फंक्शन करते हैं आपका एज स्टेट ऑफ द आर्ट इन सीटू ट्रेनिंग सेंटर, प्रशिक्षण देते हैं, वहीं पे रहते हैं फार्मर ब्रीडर और मैत्रीज को, ठीक है। मैत्रीज क्या है ये कंफर्म एक बार जो है कमेंट करके बताइएगा। और गोकुल ग्राम जो है सेंटर ये विकसित करने में स्वदेशी मवेशी जो है और ये सप्लाई हाई जेनेटिक ब्रीड, मतलब ये सारी चीजें जो है यहाँ पर गोकुल ग्राम में करी जाती है, ठीक। अच्छा, अगला जो हमारा टॉपिक है वो है सिप्स अवार्ड। सिप्स अवार्ड का क्या मतलब है, सिप्स एक आपका ये है चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोक्योरमेंट एंड सप्लाई लंदन, ठीक, चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोक्योरमेंट एंड सप्लाई लंदन, इसका अवार्ड है, उसको सिप्स अवार्ड बोलते हैं। अभी किसको दिया गया, भारतीय गवर्नमेंट के द्वारा गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस चलाया गया था, ठीक, इसको विनर घोषित किया गया है। किस कैटेगरी में, जो है कैटेगरी में किया गया है, वर्ग में, बेस्ट यूज ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी में, ठीक। तो ये भारत का अवार्ड नहीं है, समझ रहे हो ना, ये लंदन का अवार्ड है। उसने गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस को बेस्ट यूज ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी कैटेगरी में अवार्ड दिया है, सिप्स एक्सीलेंस इन प्रोक्योरमेंट अवार्ड 2021, ठीक। और जो GEM है, अभी बताऊंगा ये क्या चीज है, ये विनर बना है इस कैटेगरी में जब ये दुनिया के और भी बड़े बड़े जो नेम थे प्रोक्योरमेंट वाले, उनके साथ इसका कंपटीशन था, प्रतिस्पर्धा थी, ठीक, सार्वजनिक और जो है निजी सेक्टर में, तब भी जीता है ये। जैसे कि GP, जैगुआर, लैंड रोवर, रॉयल डच शेल, वेन डिजिटल शेल, और ये सबके मतलब प्रतिस्पर्धा करते हुए उसके बाद जीता है GM, ठीक। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, इसके नाम से क्या समझ में आ रहा है अभी बताइए, अभी बताऊंगा इसके बारे में। GM इसके अलावा 2 और वर्गों में भी फाइनलिस्ट रहा, ठीक, वहां हालांकि जीता नहीं लेकिन फाइनलिस्ट रहा, ये भी एक बड़ी बात है। पब्लिक प्रोक्योरमेंट प्रोजेक्ट ऑफ द ईयर ऑफ बेस्ट इनिशिएटिव टू बिल्ड अ डाइवर्स सप्लाई बेस, ठीक, तो इनमें भी रहा। अब सिप्स अवार्ड क्या होते हैं पहले जान लेते हैं। ये एक बड़ा अच्छा लीडिंग रिकॉग्निशन प्रोवाइड करता है प्रोक्योरमेंट के लिए ग्लोबली, और ये कंडक्ट किया जाता है चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोक्योरमेंट एंड सप्लाई लंदन के द्वारा। ये मतलब गैर जो है प्रॉफिट जो गैर लाभकारी जो संगठन है, प्रोफेशनल बॉडी है जो कि प्रमोट करता है गुड प्रैक्टिसेस जो है प्रोक्योरमेंट करना, मतलब ये है कि सामान किसी से लेना जो है उसका आपूर्ति जो है आपका सप्लाई मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ देखता है 150 कंट्रीज में। और अब समझ लेते हैं कि जो है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस क्या है। सिंपल ये है कि गवर्नमेंट जो है आपकी कई सारी चीज़ें मंगाती है। अब कई सारे दफ्तर हैं, डिपार्टमेंट हैं, मंत्रालय हैं, ठीक, तो उनको भी मान लीजिए जैसे रॉड लगी हुई है, वहाँ पे ट्यूबलाइट लगी हुई, ठीक, LED लगी हुई है, स्कैनर रखा हुआ है, प्रिंटर रखा हुआ है, प्रिंटर की कार्टिजेज हैं, स्टेशनरी है, पेन है, पेंसिल है, कागज है, जो है आपका फर्नीचर है, ये सब कुछ गवर्नमेंट के मंत्रालयों के डिपार्टमेंट में, दफ्तरों में, ऑफिसेज में चाहिए होते हैं ना, तो गवर्नमेंट को खरीदने पड़ते हैं। तो पहले क्या होता था, कोई कहीं से खरीद रहा है, कोई कहीं से खरीद रहा है, कोई अपने जो है तो काफी करप्शन भी था, काफी चीजें थी। तो अब उसमें गवर्नमेंट ने कहा ये सब हटाओ,
एक गवर्नमेंट ने अपना फ्लिपकार्ट या फिर अमेजोन टाइप का बना दिया कि सरकारी दफ्तरों के द्वारा जो भी प्रोक्योरमेंट सार्वजनिक रूप से प्रोक्योरमेंट किया जाएगा उन दफ्तरों के काम के लिए गवर्नमेंट के, तो एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बना दिया गया, मंच बनाया गया जिसका नाम रखा गया गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। ये जो सेक्शन 8 है कंपनी एक्ट के अंतर्गत, उसके अंतर्गत बनाया गया है। आपका मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, डिपार्टमेंट कॉमर्स के अंतर्गत आता है, जहां पर जाएगा ठीक डिपार्टमेंट वाला बंदा, ऑफिस वाला बंदा, और जाके वहां से प्रोक्योर करेगा। उसको प्रिंटर चाहिए, ठीक, प्रिंटर की इंक चाहिए, इसी मार्केट प्लेस पे जाके वहां पे पूरी पारदर्शी और सिंपल तरीके से वहीं से प्रोक्योर करेगा। इससे जो है करप्शन और ये सारी चीजें भी काफी कम हुई हैं, और इसीलिए जो है इसको ये अवार्ड भी मिला है। ठीक, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन दोनों लोग ही इसको कर सकते हैं, ये नहीं कि सिर्फ सेंट्रल ही वाले कर सकते हैं। ये लॉन्च किया गया था 9 अगस्त 2016 को मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्री, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। ये वन स्टॉप नेशनल पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल होता है। अब यहाँ पे जाके गुड्स और सर्विसेज दोनों जो भी चाहिए, चाहे सेंट्रल, केंद्र या राज्य सरकारों को, वो जाकर अपने डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के लिए यहाँ से पब्लिक प्रोक्योरमेंट कर सकते हैं। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। ठीक, इसने कम्प्लीटली जो पहले वाला फ्रेगमेंटेड पब्लिक प्रोक्योरमेंट था, कोई कहीं से मंगा रहा, कोई कहीं से मंगा रहा, कितना भी मंगा रहा, ये भी एक चीज होती थी, ज्यादा मंगा लिया, घर में आके लगा लिया। तो ये सारी चीजें भी अब जो है ये जो है कम हो गई, कम क्या मतलब खत्म ही हो गई एक तरीके से। इकोनॉमी ऑफ स्केल और बढ़िया ये ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी तरीके से ओपन प्लेटफॉर्म बनाया गया। डिजिटल प्लेटफॉर्म जो है इसने काफी रणनीतिक और क्लियर इंटेंट लगा दिया है, बना दिया है, ट्रांसफॉर्म कर दिया है, पहले वाले प्रोसेस को बिल्कुल खत्म कर दिया। और इसमें ऐसा नहीं है, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पर करीबन 30 लाख प्रोडक्ट जो है, जिसकी कीमत 10 लाख करोड़ से ज़्यादा की है, ट्रांजेक्शन ऑलरेडी हो चुके हैं इस पोर्टल पे सक्सेसफुली। ठीक, इट्स ए बिग अचीवमेंट। अगला जो हमारा टॉपिक है साइंस एंड टेक्नोलॉजी से संबंधित है। चीन के मिशन से वापस लाए गए सैंपल चंद्रमा के बारे में क्या बताते हैं। देखिए, अब चीन ने, चाइना ने जो है दिसंबर 16, 2020 पिछले साल चांगए 5 लूनर मिशन भेजा था मून पर। चांगए 5 लूनर मिशन, ठीक, ध्यान रखना, मून पे भेजा, वहां से 2 किलो जो है ये अपना चट्टानी टुकड़े और धूल पृथ्वी पर इसने वापस लेके आया था। ठीक, और चांगए 5 लैंड हुआ था आपका, जो एक तो हिस्सा मून का जो आपको दिखता रहता है, उसके दूसरे हिस्से पे जो पीछे रहता है। एक्चुअली क्या है कि आपका धरती का घूमने का जो टाइम है और जो आपका मून का जो घूमने का टाइम है लगभग सेम है, तो हमेशा एक ही वाला जो हमें पोर्शन दिखता है, फार साइड वाला नहीं दिखता है। तो वहां जो फार साइड वाला जो नहीं दिखता है, वहां से सैंपल उठा के लाया, जो कि अभी अमेरिका और सोवियत मिशन भी नहीं ला पाए थे मून से। ठीक, तो एक अच्छी अचीवमेंट थी ये चाइना वालों के लिए, और वहां से जो है ये लेके आए। अभी यूरो प्लैनेट साइंस कांग्रेस चल रही थी 2021, वहां पे यूकी कियान करके पीएचडी स्टूडेंट है चाइना यूनिवर्सिटी ऑफ जियो साइंसेस के। यहाँ पे जो यूकी कियान ने जो भी फाइंडिंग्स इनको मिली, ठीक, उन जो है रॉकी फ्रेगमेंट से, धूल से, वो यहाँ पे बताई गई है यूरो प्लैनेट सोसाइटी के द्वारा कि क्या चीजें इनको यहाँ चाइना के चांगे लूनर मिशन के द्वारा मिली थी। तो यहाँ पे यूरो प्लैनेट सोसाइटी ने बताया कि कियान ने ये सजेस्ट किया है कि 90% जो मटेरियल वहाँ से लिया गया, कलेक्ट किया गया चांगे 5 के द्वारा, वो जहाँ पर चांगे 5 लैंड हुआ था लूनर मिशन, वहाँ के ही आसपास की जो है चट्टाने थी। ठीक, लेकिन 90% थी ये चीज़, 10% जो है रॉकी फ्रेगमेंट जो ये मिली है वो वहां की नहीं है। तो और इससे क्या मतलब है। ठीक, तो जो 90% है तो वो तो चलिए मैर बसाल्ट है, जो कि ये बताता है कि भैया जो वहाँ का वॉल्केनी पहले जो है जो आपका ज्वालामुखी की चट्टानें बनी होंगी उसकी वजह से डार्क ग्रे कलर की मेयर बसाल्ट बोल रहे हैं उनको, वो तो 90% हो गई जहाँ पर चांगे जाके लैंड किया था वहाँ के आसपास की। लेकिन 10% जो है डिस्टिंक्ट है, वहाँ के चट्टानों से मेल नहीं खाती हैं, तो उनका जो एग्जॉटिक केमिकल जो रासायनिक संरचना है वो अलग है। तो ये क्या बता रही है, वो ये बताना चाहते हैं यहाँ पर कि ये 10% जो फ्रेगमेंट है ये जरूर, आपने देखा होगा कि काफी ज्यादा जो है यहाँ पे क्रेटर्स हैं मून पे, मून पर कई सारे और दूसरे जो है चट्टाने आके जो है रॉक
कई सारे जो है उल्का पिंड और ये सब टकराते रहे, तो उन जो टकराए हैं उनके रॉकी फ्रेगमेंट्स हो सकते हैं ये 10%, ये चीज यहाँ पर बता रहा है। रिकॉर्ड ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ द लूनर सरफेस एज वेल एज ये भी कह सकता है, एक तो या फिर हो सकता है कि भैया जहां लैंड किया वहां से दूर से कहीं से आ गया हो, या फिर ये भी कहता है कि स्पेस रॉक जो आके जो है लड़े हो मून सरफेस पे, वो भी ये हो सकते हैं। और रिसर्चर ने ये कहा कि अगर इनको जब आप इसको देखोगे तो आपको ये बीड जो है बिल्कुल तुरंत कूल होने वाले ग्लासी मटेरियल के जो है आपका ये बीड नजर आएंगे। ठीक, और रिसर्चर ने मतलब इसमें देखा और उसके बाद ये बताया कि ये ग्लासी ड्रॉपलेट जो है जो एक्सटिंक्ट हो गए हैं वोल्केनिक वेंट जो है रीमा मायरन और रीमा शार्प, उनके जो है ये ट्रेसेस हैं ग्लासी ड्रॉपलेट्स। मैं फिर से बता रहा हूँ आपको, रीमा मायरन और रीमा शार्प क्या है, एक्सटिंक्ट वोल्केनिक वेंट्स हैं मून पे। वहां पे आपसे पूछेगा बताइए रीमा मायरन और रीमा शार्प जो है न्यूज में था, ये क्या चीज है। अगर आपने इसको मेरी बात को एक बार भी ध्यान से सुना है या फिर इसको पढ़ा है हमारे पीडीएफ से, तो आप इसको आसानी से कर लेंगे। ठीक, और दीज फ्रेगमेंट्स कुड गिव इनसाइट, ये भी बता सकते हैं कि भैया पहले क्या हुआ था, कैसे मतलब वोल्केनिक ज्वालामुखी कैसे क्या कितने स्पीड से क्या मतलब करते थे, वो सारी चीज़ें। बाकी इन्होंने ये भी कहा जो बाकी के 10% वाले जो थे फ्रेगमेंट्स जो थे रॉक के, वो कैसे मतलब यहाँ पे पहुंचे, जियोलॉजिकल एज बताता है भैया कि इनकी जो क्रेटर की, अब यहाँ पे जो इस तरीके के जो मतलब टकराए थे रॉक्स, उनकी जो एज देखी जा रही है इस पे, तो वो ये बताते हैं कि भैया इनकी एज काफ़ी कम है जियोलॉजिकल उसमें देखा जाए तो। और ये लैंडिंग साइट जो दूसरी साइड है जो मून की जो नहीं दिखती है अर्थ से, वहाँ पे ही हो सकती है। और ये भी बताती है कि क्रेटर जो गड्ढे पड़ गए हैं वो जिनकी उम्र 2 बिलियन ईयर से कम है वही रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। मतलब ये कुछ टकराया है वही वाले हैं ये पत्थर है। ठीक, अब देखो यहाँ पे कुछ क्रेटर के नाम दिए गए हैं, ध्यान से सुनना। क्रेटर के नाम जो मून पर है, एक तो है एरिस्टार्चस, कैप्लार, कॉपरनिकस, हार्डिंग एंड हार्पलस। ठीक, ये क्रेटर है आपके मून पर। कियान की फाइंडिंग ने ये बताया कि जो हार्पलस है वो सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूटर है एक्सोटिक फ्रेगमेंट की, मतलब कि जो चांगे के रॉकी फ्रेगमेंट से मैच नहीं कर रहे हैं, डिस्टिंक्ट जो है अलग से कुछ उनकी रासायनिक संरचना थी। और ये जो पीसेस ऑफ रॉक हैं ये आपके मदद कर सकते हैं कि जो क्रेटर की एज है, जिसमें अभी लोग को अनिश्चितता बनी हो रहती है कि पता नहीं क्या कोई पहले लड़ा है कोई बाद में लड़ा है, तो इसमें मदद कर सकेगा जो ये वाले डिस्टिंक्ट एक्सोटिक फ्रेगमेंट्स हैं। ठीक, अब चांगे 5 मिशन जो इसके बारे में देख लेते हैं। 24 नवंबर को इन्होंने भेजा 2020 को, और ये मून पर जो है टच डाउन मतलब छू गया 1 दिसंबर को। 23 दिन का ये टोटल था, मतलब पहुंच गया मून पे। और इसका ऑब्जेक्टिव यही था कि वहां से लूनर रॉक कुछ लेके आए। पहले अटेम्प्ट में जो है रिट्रीव कर लिया सैंपल इसने। ये 4 दशकों में ऐसा नहीं हुआ था और पहली बार सैंपल लाया गया है। ठीक, और ये इन रॉक्स का, और ये अनमैन्ड मिशन था चाइना का। और ये जो नाम रखा गया है चांगे, ये नाम जो है आपका पौराणिक चीनी चंद्रमा देवी के नाम पर रखा गया है। और रॉकेट में 4 चीजें थी, एक तो जो है मून के इर्द गिर्द टहलने वाला ऑर्बिटर, और एक था रिटर्नर एसेंडर आरोही, मतलब एक था लैंडर। तो एक तो ये घूम रहा ऑर्बिटर, एक लैंड कर गया, और लैंड करने के बाद वापस भी तो उड़ेगा ना, तो वो एसेंडर हो गया। और रिटर्नर मतलब जो वापस अर्थ पे आ गया। ये 4 चीजें इसमें थी। ठीक, सेंटर ने, केंद्र ने मंत्रालयों पर खर्च करने की रोक हटा दी है। अब देखो यहाँ पे एक चीज बताऊंगा कि इसके लिए केंद्र ने मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट को 2 उसमें बांटा था, एक तो ए वाले में और बी वाले में। तो ए वाले याद रख लेना तो बी वाले याद हो जाएंगे, या फिर बी वाले याद रख लेना तो ए वाले याद हो जाएंगे। हो सकता है पूछ ले कि सेंटर ने अभी जो है कुछ मंत्रालयों को, डिपार्टमेंट को ए कैटेगरी में रखा था, वो कौन कौन से, तो इसलिए आपको याद रखना जरूरी है। पहले बता दे रहा हूं ताकि आप लोग पढ़ते समय इसको ध्यान दें। ठीक, नहीं तो रिवाइज तो आप लोग करते ही हैं, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगी। अभी क्या हुआ कि गवर्नमेंट के रेवेन्यू जो राजस्व है वो बढ़ रहा है, तो उसकी वजह से क्या है कि फाइनेंस मिनिस्ट्री ने कहा कि ठीक है भाई, जो हमने आपको व्यय करने से, एक्सपेंडिचर करने से मना किया था जुलाई से सितंबर महीने में, उसमें हम कटौती करते हैं। अब अपना जो है खर्चा वर्चा आप कर सकते हो। ऐसा क्यों? क्योंकि राजस्व हमारा बढ़ा है,
राजस्व हमारा जो है अप्रत्यक्ष रूप वाले करों का भी बढ़ा है, यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स वाला भी बढ़ा है। राजस्व हमारा डायरेक्ट टैक्स वाला भी बढ़ा है। ठीक, काफी अच्छी रिकवरी करी है भारत ने लॉकडाउन के पिछले साल, जो नेशनल लॉकडाउन हुआ था उसके बाद से। डायरेक्ट भी बढ़ा है, इंडस्ट्रियल आउटपुट भी बढ़ा है, तो इसकी वजह से ओवरऑल भी टैक्सेशन राजस्व में बढ़ा है। तो हम जो है इसको आपको कटौती जो हमने बताई थी कि बजट एस्टिमेट 2020-21 में Q2 में जुलाई सितंबर तक, उसमें हम कटौती कर रहे हैं। कैटेगरी बी के लिए कहा गया था, कैटेगरी ए के लिए कोई भी कटौती पहले भी नहीं बोली गई थी। ठीक, तो ये कैटेगरी बी वाले कौन से या फिर कैटेगरी ए वाले मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट कौन से हैं, इसके बारे में देख लेते हैं। ठीक, अब चेंज क्या है। अच्छा, गवर्नमेंट ने कोई भी इम्पोज नहीं की थी स्पेंडिंग, खर्चा वर्चा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाया गया था किन मिनिस्ट्री के ऊपर? स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास, ठीक, रेलवे, एग्रीकल्चर, एमएसएमई, ये कैटेगरी ए में आता है। फिर से बोल रहा हूँ, हेल्थ, रूरल डेवलपमेंट, रेलवे, एग्रीकल्चर और एमएसएमई, इन मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट पे कोई भी खर्चे में कटौती करने की बात फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा नहीं करी गई थी। ठीक, अब किसके ऊपर किया गया था, ये ज्यादा है, तो कैटेगरी ए वाले याद कर लेना तो ज्यादा आसानी रहेगी। ठीक, तो सिविल एविएशन, आपका होम, लेबर, माइन, ये सारे जो मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट थे, हैवी इंडस्ट्री, फाइनेंशियल सर्विसेज, इनमें कटौती करने की बात कही गई थी। गवर्नमेंट ने अब ये कटौती वाली बात जो थी हटा दी गई है, क्योंकि उनका राजस्व अच्छा आ गया है। और उनसे कहा है कि भैया परमिट है, अपना जो है मंथली और क्वार्टरली जितना भी एक्सपेंडिचर प्लान आप लोग को बताया जाता है, जितना भी आपने मांगा था उस हिसाब से आप अपने खर्चे करो। उपरोक्त प्रतिबंध क्यों हटाए गए हैं? भैया ऐसा है, एक तो राजस्व जीएसटी बढ़ गया, अप्रत्यक्ष कर बढ़ गया। ठीक, अगस्त कलेक्शन 29% ज्यादा था, प्रत्यक्ष कर भी बढ़ गया है। ठीक, आपका करीबन 47% ज्यादा था। ओवरऑल प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कर, इनडायरेक्ट डायरेक्ट टैक्स मिला लो तो 16% ज्यादा था। तो इसकी वजह से है। और अच्छा, इसकी वजह से हुआ क्या है, इकोनॉमिक रिकवरी काफी अच्छी हुई है गवर्नमेंट की, फाइनेंशियल रेवेन्यू अच्छे हो रहे हैं। और जो स्पेंडिंग अब गवर्नमेंट की तरफ से कई बहुत अधिक मात्रा में पूंजीगत जो व्यय होता है, यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर, जिससे कि उत्पादन को बढ़ावा मिलता है, उत्पादकता बढ़ाई जाती है, तो उसको एक्सपेंडिचर, ऐसे एक्सपेंडिचर क्या बोलते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। तो ये चीजें जो है नहीं कर पा रहे थे, जो ऊपर मैंने कैटेगरी बी वाले बताए, जो है व्यय पे कटौती करने की वजह से, व्यय पे रोक लगाने की वजह से, ठीक, स्पेंडिंग पर। तो इसको वापस अगर हमने बहुत ज्यादा डिले किया तो भी हमारे लिए दिक्कत है। जो हमने अभी राजस्व अच्छा आ रहा है वो भी खतरे में पड़ जाएगा। तो हमारी ये नीड थी कि हम ये कैपिटल एक्सपेंडिचर, जिससे कि प्रोडक्टिविटी और उत्पादकता बढ़ती है, उस पे अब उसको फिर से रिकवरी, इसको सस्टेन करें, फिर से चालू कराएं। इसलिए हमने इसको अभी जो है चालू करा दिया है। अच्छा, ये काफी जो इंडस्ट्रियल आउटपुट जो है वो भी हमारा अच्छा बढ़ा था। अभी पीछे हमने देखा था, प्री पेंडेमिक एरिया मतलब लेवल पे आ गया है, पेंडेमिक से पहले जो कुछ भी होता था। ठीक, जीडीपी भी जो है हमारा अच्छा बढ़ा है, क्योंकि लॉकडाउन के टाइम पे तो बिल्कुल बढ़ा ही नहीं था, तो 25% तो नीचे चली गई थी, तो इस बार 20% बढ़ गई है आपकी अप्रैल से जून महीने में। और ये वाली चीज़ है। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट का कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ये बहुत बड़ा कंपोनेंट होता है कि जीडीपी को बढ़ाने के लिए, इकोनॉमी को, अर्थव्यवस्था को वापस ट्रैक पे लाने के लिए, या फिर अर्थव्यवस्था को चलते रहने के लिए। तो हमें ज़रूरत है कि हम फिर से कैपिटल एक्सपेंडिचर पे को बढ़ावा दें, और इसीलिए वाली जो रोक थी ये हटा दी गई है। समझ में आएगी बात की नहीं? इकोनॉमी से भी थोड़ा सा ये जो है पूरा सम्मिलित टाइप का टॉपिक था। और इसी के साथ हम लोग आ गए अपने फेवरेट सेक्शन में, जिसका नाम है कॉमन एआईएसपी से। इसमें किस तरीके से प्रीलिम्स के एमसीक्यूज को हमें सॉल्व करना चाहिए, उस पर हम लोग ध्यान देते हैं। देखिए, क्वाड जरूर आएगा, कुछ ना कुछ क्वेश्चन क्वाड से संबंधित। क्वाड प्लस, अच्छा बताइए कौन कौन से कंट्रीज थे, बताइए कमेंट करके। खैर, क्वाड से संबंधित कुछ स्टेटमेंट दिए गए, सत्य कौन सा पूछा गया है। 2007 में चालू हुआ था ये, मैंने आप लोग कल ही बताया था। सुनामी आई थी 2004 में, और इसी के उसमें जो है एक बेस बनाते हुए 2007 में इसको चालू किया गया था। तो पहला स्टेटमेंट हो गया गलत। ट्रू पूछा गया है तो पहला स्टेटमेंट गलत, तो ये तो हो नहीं सकता और ये भी नहीं हो सकता। ठीक, इसमें मेंबर कौन कौन से हैं? ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, पाकिस्तान है नहीं भाई, जापान, यहाँ पे यूएसए होगा। ठीक, तो दूसरा वाला भी गलत हो गया, तो तीसरा वाला ही बचा। तीसरा वाला सी आंसर हो जाएगा। क्वाड फॉर्मेशन जो हुआ है कि चाइना को हमें काउंटर करना है, चाइना का मुकाबला करना है आपका भारतीय और प्रशांत महासागर क्षेत्र में। ठीक, ये चीज समझ में आ गई। अगला देखिए, ये है 2007, इंडिया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान। और अभी पहली
पहली जो है फर्स्ट एवर इन पर्सन, मतलब सभी चारों लोग के जो है प्रतिनिधि, देश के प्रतिनिधि वहां पे मौजूद थे। जो बिडेन ने इसको बुलाई थी ये समिट आपका 24 सितंबर को। ठीक, इन्होंने यहाँ पे प्लेज किया कि इंडो पैसिफिक रीजन को हम जो है फ्री और ओपन बनाएंगे, जो अपनी ये गुंडाई दिखा रहा है चाइना, उससे हम उसको बचाएंगे। साथ ही साथ और भी इसमें चीजें हैं, क्या कोविड-19 की वैक्सीन के लिए हम लोग सहयोग करेंगे, स्वच्छ ऊर्जा के लिए सहयोग करेंगे और स्पेस यानी अंतरिक्ष के लिए भी सहयोग करेंगे। ये भी क्वाड के मैंडेट है, ध्यान रखना। पूछेगा तो बिल्कुल एकदम रेजिस्टेंट नहीं होना है, जो पूछा गया उसके अंदर रहते हुए जवाब देना है। ठीक, अच्छा बताइए, फास्टर नाम से जो एक कुछ चीज आई है अभी, वो किससे संबंधित है, कौन कौन से इसमें कथन सही है पूछा गया। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट ने फास्टर सिस्टम का जो है आगाज किया है, इंट्रोड्यूस किया है। क्या बात सही है? इसको बोला जाता है फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। क्या ये सही है बताइए? और फास्टर सिस्टम का मतलब उद्देश्य ये है कि यह सुनिश्चित करना है कि विचाराधीन कैदी यानी कि अंडर ट्रायल, कुछ लोग ऐसे हैं जिनका अभी ये मुलजिम है, मुजरिम घोषित नहीं हुए, मतलब मान लीजिए चोरी की सजा इनको दी गई थी तो अभी केस चल रहा है लेकिन फिर भी जेल में पड़े हुए बचाए, तो ये अंडर ट्रायल, मतलब मान लीजिए खून किया था, खून का इल्जाम है, ठीक, तो खून का भी केस चल रहा है, अभी इनको कन्विक्शन नहीं हुआ है, ठीक, अभी घोषित नहीं हुआ कि हाँ भैया सजा हो गई अभी, लेकिन फिर भी जो है जेल में ही पड़े हुए हैं, तो इनको बोला जाता है अंडर ट्रायल। और एक सर्वे के मुताबिक मैं वैसे बता दूं, कई सारे अंडर ट्रायल तो ऐसे हैं, मान लीजिए खून की सजा के लिए उनको दिया गया तो उसकी मैक्सिमम सजा 7 साल थी, एग्जाम्पल बता रहा हूँ, और ये लोग जो है 7 साल से ज्यादा साल तक तो उस जेल में पड़े हुए हैं क्योंकि अभी तक जो है आरोप सिद्ध नहीं हो पाया। ठीक, तो कितनी मतलब बुरी बात है ये। और यहाँ तक कि 436 नाम से मेरे ख्याल से सीआरपीसी में एक धारा है कि अगर किसी अंडर ट्रायल ने उसके जो है जुर्म जिसके लिए उसके ऊपर आरोप लगाया गया है उसके वाले 7 साल है, तो आधे से ज्यादा अगर उसने काट ली है आरोप, मतलब ये आरोप सिद्ध नहीं हो पाया और जेल में है वो, तो उसको जो है मतलब उसको रिहाई कर देना चाहिए। तो ऐसा कुछ प्रावधान है 436 में, कमेंट करके बताइएगा कौन से में है ये। ठीक, सीआरपीसी में है शायद। ठीक, तो ये वाली चीज है आपका, या फिर किस में है ये चीज। तो अंडर ट्रायल जो भी होते हैं, तो कई बार क्या होता है कि ऐसे को सलाखों के पीछे रिहा होने के लिए दिनों तक इंतजार नहीं करना पड़े, क्योंकि उनकी जमानत आदेश की प्रमाणित हार्ड कॉपी जेल पहुंचने में देर हो चुकी। कई बार ऐसा होता है कि वो चिट्ठी चली है, चिट्ठी आएगी तब वो बेचारे निकलेंगे, इतनी मतलब वैसे ही अंडर ट्रायल बहुत ज्यादा लोग को परेशान किया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे सारे स्टेटमेंट देखे सही है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि हम एक फास्टर सिस्टम लाना चाहते हैं। आपका ये ऑर्डर इन्होंने 16 जुलाई को दिया था। स्पेशल बेंच थी जिसमें चीफ जस्टिस हमारे जो है इंडिया के NV रमन्ना, उन्होंने यहाँ पे ऑर्डर दिया था और कहा था फास्टर सिस्टम का मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन लिया कि जो भी ऑर्डर तुमको देना है प्रिजन अथॉरिटीज को, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को देना है, इलेक्ट्रॉनिकली दे दो, सिक्योरली दे दो, कोई जरूरत नहीं चिट्ठी आए उसकी लेट होने की वजह से अंडर ट्रायल जो है जेल में सड़ा है। तो ये सारी चीजें यहाँ पर फास्टर के अंतर्गत अब इलेक्ट्रॉनिकली हो जाएंगी। तो इसी के साथ में हम लोग का आज का सेशन खत्म होता है। अगर आप लोग को पसंद आया तो प्लीज लाइक और डन तोड़िए और ज्यादा से ज्यादा लोग को जोड़िए, शेयर और सब्सक्राइब करा। चलिए फिर मुलाकात होगी सुबह 10 बजे, तब तक के लिए आप लोगों से लेते हैं अलविदा। जय हिंद, जय भारत, सुरक्षित रहिए और अपनी हालत भी सही रखिए। और जो है बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग के सपोर्ट के लिए। वंदे वंदे मातरम।